चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया था। मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बता दिया था, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बता दी थी और इम्यून रिस्पॉन्स बताए थे। एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पैथोजन मेरी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, तब जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो उस प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एंटीबॉडीज की। और जब वही इन्फेक्शन मुझे सेकेंड टाइम होगा, तब क्या होगा? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, तो वो जो एंटीजन है उसको जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा और जो सेकेंड रिस्पॉन्स होता है बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी रिस्पॉन्स। इतना समझ में आया? चलो, अब हमें ये पता है कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंटीबॉडीज बेस्ड, इनके पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है मेमोरी की, याद है? इसी मेमोरी से हम लोगों ने क्या बनाया? वैक्सीन। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो क्या समझते हो इससे? व्हाट इज वैक्सीनेशन? हम्म जरूरी नहीं है वायरस। देखो, वैक्सीन एक तरीके की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। क्या है वैक्सीन? वैक्सीन की डेफिनेशन लिख रही हूं मैं। सो वैक्सीन इज एक्चुअली अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन में हम लोग कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने बायोलॉजिकली प्रिपेयर किया है वैक्सीनेशन वैक्सीन को, और उस वैक्सीन में हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं बच्चों? या तो पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी इसका, ठीक है? या तो आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बना सकते हैं, या उसके किसी पार्ट से वैक्सीन बना सकते हैं, या फिर आप उसके डीएनए से वैक्सीन बना सकते हैं। किसके डीएनए से, किसके पार्ट से? अब मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैक्टीरिया अगर मेरी बॉडी में आता है, मेरी बॉडी किसी बैक्टीरिया को एनकाउंटर करती है, तो बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट के, कुछ पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो सपोज करो ये क्या है? बैक्टीरिया। और अगर ये मेरी सेल है, तो मेरी सेल के पास भी कुछ कुछ एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरी सेल्फ सेल है, और ये कैसी सेल हो गई? नॉन सेल्फ या फिर एलियन सेल, ठीक है? तो एंटीजन मेरी बॉडीज के सेल्स पे भी प्रेजेंट है, एंटीजन बैक्टीरिया की सेल्स पे भी प्रेजेंट है। अब मेरी बॉडी को ये पता है कि इस तरीके के एंटीजन मेरे खुद के हैं, ठीक है? तो मेरी बॉडी इस तरीके के एंटीजन के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगी। पर सपोज मेरी बॉडी को एनकाउंटर कर, मतलब मेरी बॉडी एनकाउंटर करती है एक बैक्टीरिया को जिसके ऊपर मल्टीपल एंटीजन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले मेरा इम्यून सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो एंटीजन है ये मेरी खुद की बॉडी का नहीं है, ये नॉन सेल्फ है या फिर एलियन एंटीजन है, और ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन जाएगी? इस एंटीजन के अगेंस्ट मेरी बॉडी क्या प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगी, और याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद कर लेगी कि मैंने इस बैक्टीरिया को किस तरीके से एनकाउंटर किया, किस तरीके से मैंने इसको किल किया, और क्या बना देगी? मेमोरी सेल्स। यही मेमोरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है कि फर्दर अगर सेम बैक्टीरिया से या सेम एंटीजन से मेरी बॉडी एनकाउंटर करती है, तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास अब मेमोरी है कि हम किस तरीके से उस एंटीजन से compete कर सकते हैं। इस चीज को समझ में आया? चलो, अब एक चीज तो ये कि बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से मेरी बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडी। और क्या कर रही है? मेमोरी बना के स्टोर कर रही है। दूसरी चीज, हो सकता है इस बैक्टीरिया के एंटीजन से मेरे को प्रॉब्लम ना हो, ये बैक्टीरिया मेरे बॉडी में जाके कोई टॉक्सिन रिलीज करता हो। टॉक्सिन समझते हो ना? कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज करता हो, उस हार्मफुल केमिकल से मैं बीमार होती हूँ, ठीक है? तो दो चीजें हो सकती हैं, समझ में आया? तीसरी चीज कि ये जो बैक्टीरिया एंटीजन बना रहा है या जो टॉक्सिन बना पा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन बैक्टीरिया के किस में होगी? डीएनए में। समझ में आ रहा है? अब मैंने यहाँ पे ये लिखा कि वैक्सीन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है इन विच वी एक्चुअली कैन यूज होल ऑर्गेनिज्म, सब पार्ट और उसका डीएनए। अब होल ऑर्गेनिज्म अगर मैं, देखो कॉन्सेप्ट समझो, आप मेरे पास आए वैक्सीन लगाने के लिए, ठीक है? मैंने चलो आपको
वैक्सीन इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने होल ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ठीक। तो क्या मैं होल ऑर्गेनिज्म को एज इट इज इंजेक्ट कर दूंगी आपकी बॉडी में? नहीं, या तो मैं इस एंटीजन को किल करूंगी या मैं इसको वीक कर दूंगी ताकि आपको डिजीज ना हो। लेकिन इस जो भी एंटीजन होगा, जो भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको मैं एज इट इज मेंटेन करके रखूंगी ताकि आपकी बॉडी में क्या बन जाए, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स, ताकि कभी भी फर्दर आपकी बॉडी में सेम ही पैथोजन का एनकाउंटर हो तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सके। समझ में आया? तो होल ऑर्गेनिज्म में हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो किल कर देंगे उसको, ठीक है, या तो किल्ड ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर कैसा होगा वो, वीक ऑर्गेनिज्म होगा। समझ में आया? सब पार्ट के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, हो सकता है कि वो टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को हम बनाएंगे, उसको वीक टॉक्सिन को हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे पेशेंट की, और पेशेंट की बॉडी में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंटीबॉडीज, और वो मेमोरी स्टोर हो जाएगी। जब सच में कोई बैक्टीरिया आएगा और टॉक्सिन रिलीज करेगा तो हमारे पास मेमोरी है एंटीबॉडीज की और हम उससे आराम से फाइट कर लेंगे। सेम फॉर दी डीएनए, ठीक है। सो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन which contains whole organism subpart and DNA of the पैथोजन, ठीक है। तो ये एक रफ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे जरूर लिखवाई है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ऐसी वैक्सीन जिसमें हम किसी की बॉडी में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को वीक करके या मार के इंट्रोड्यूस करते हैं, इस वैक्सीन को हम बोलते हैं, इस तरीके की जो वैक्सीन होती है, इस तरीके की वैक्सीन को बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। कैसी वैक्सीन है ये? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सब पार्ट डालोगे, टॉक्सिन डालोगे, या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, मैं तुम्हें जब बायोटेक पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। और जब हम किसी की बॉडी में डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो इट इज दी थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल याद कर सकते हैं हम। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें आपको एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा जो बीसीजी की वैक्सीन होती है, या फिर जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में याद करो, मैंने आपको जब डिजीज पढ़ाई थी तो डीपीटी पढ़ाया था, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, तो उसकी जो वैक्सीन होती है उसके अंदर क्या होता है, टॉक्सिन होता है, ठीक है। थर्ड वैक्सीन है बच्चों एक हेपेटाइटिस बी की, तो उसके अंदर जो वैक्सीन हम किसी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैसी होती है, थर्ड जनरेशन, यानी उस वैक्सीन के अंदर हम क्या दे रहे हैं, डीएनए ऑफ द पर्टिकुलर वायरस। समझ में आया? वैक्सीनेशन का मतलब समझ में आया कि आप वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, आप पेशेंट। अब दूसरा टर्म लिखा है बच्चों इम्यूनाइजेशन। क्या मतलब है इसका, कि उसकी बॉडी में जाके जो एंटीबॉडीज बनी हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनाइजेशन। कि जो बॉडी है वो इम्यून हो गई है। समझ में आया? तो इसके लिए लिखो, बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट वैक्सीन। सो वैक्सीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो यानी अब मेरी बॉडी जो है वो क्या हो चुकी है, इम्यून हो चुकी है। समझ में आया? डन वेदांश? चलें आगे? चलो, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, एलर्जीज। क्या मतलब है एलर्जीज का? जैसे ही एलर्जीज नाम लिया जाता है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, कि खांसी आ रही है, छींक आ रही है, नाक लाल हो गई है, रनिंग नोज है, आंखों से पानी आ रहा है, ये सारे एलर्जी के ही तो सिम्टम्स है, ठीक है। पर एक्चुअली में एलर्जी क्यों हो रही है और किस कारण हो रही है, बताओ। नहीं, देखो, नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इट इज, एलर्जी इज बेसिकली, एलर्जी का मतलब क्या है, दैट इट इज द exaggerated response, it is the exaggerated response of the immune system,
यानी कि कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज जैसे डस्ट हो गई, पोलन हो गई, जिसके लिए हर किसी का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन किसी किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा एग्जैगरेट रिस्पॉन्स कर रहा है, जितना उसको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी। सो एलर्जी का क्या मतलब होता है, एग्जैगरेट रिस्पॉन्स, यानी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। अब ये जो एलर्जी है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा कॉमन एलर्जी कौन सी है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलर्जी? एस्थमा। ठीक है। और जिस कारण एलर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जन। ऋषभ कॉपी निकालो चलो। ठीक है। अब एलर्जी किसी की बॉडी में क्यों हो रही है, एक सेल होती है मास्ट सेल, सुना है? ये भी सुना होगा कि मास्ट सेल के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या मास्ट सेल्स कुछ केमिकल सिक्रीट कर सकती है। कौन कौन से केमिकल्स मास्ट सेल सिक्रीट कर सकती है? मास्ट सेल कैन सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज कर सकती है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि नॉर्मल केस में नहीं करती है। पर एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, इधर देखो, सपोज करो ये किसी पेशेंट का डीएनए है, ठीक है, जिसको एलर्जी है, ये उसका डीएनए है, उसके डीएनए में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन जाते हैं उसके डीएनए में से, यानी उसके डीएनए में कोई ऐसा जीन है जो ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है, जो आके अपने आप को किससे अटैच कर दे रहे हैं, मास्ट सेल से। और इस प्रोटीन के ऊपर आके कौन बैठ जा रही है, ये क्या बनाई है मैंने, ऐसे हम क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी, है ना। तो इस मास्ट सेल के ऊपर आके, इन प्रोटीन्स के ऊपर आके कौन सी एंटीबॉडी बैठ गई, आईजीई। ठीक। याद करो, आईजीई के लिए मैंने लिखवाया था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है। ऐसी मास्ट सेल जिसके ऊपर प्रोटीन्स लगे हैं और आईजीई बैठी है, इस तरीके की मास्ट सेल को बोला जाता है सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। तो अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान की अगर मास्ट सेल बनाऊं, तो वो सिर्फ ऐसी होगी, इसमें और उसमें फर्क दिख रहा है क्या, उधर प्रोटीन्स है और आईजीई उस पर लगी हुई है। अब सपोज करो इस पेशेंट को, है ना, यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, तो वो डस्ट पार्टिकल आएगा और इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा। ठीक है, वो एंटीजन का काम करेगा, इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा, और मास्ट सेल किसको सिक्रीट कर देगी, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एलर्जी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एलर्जी। तो एलर्जी किसकी वजह से होती है, एलर्जेंस की वजह से, यही कहीं लिख दूं। तो एलर्जेंस क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, नेक्स्ट पेज पे देखो। एलर्जेंस क्या होते हैं, वो केमिकल या वो पार्टिकल्स जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, डस्ट, पोलन, या फिर माइट्स। तो ये छोटी छोटी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसके अलावा एनिमल डेंडर, माइट्स हटा दो, एनिमल डेंडर लिख लो यहाँ पे, जो एनिमल का जो डेंड्रफ होता है उससे भी किसी किसी को एलर्जी होती है। ठीक है, अगर किसी को एलर्जी हुई है तो वो ऑब्वियस सी बात है कुछ सिम्टम्स को शो करेगा। तो क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, बताओ ऋषभ। हम्म। एलर्जी हो गई किसी को तो क्या होगा भाई, छींक आएगी सबसे पहले तो, स्नीजिंग, देन वाटरी आईज, है ना, आंखों में से पानी आने लग जाएगा, वाटरी आईज हो जाएगी, स्नीजिंग हो जाएगी, रनिंग नोज होगी, है ना। ये सब बेसिक आपको पता ही है कि एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, रनिंग नोज होगी, और जैसे एस्थमा जो है बहुत कॉमन आपका एलर्जी है, तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स है किसके, एलर्जी के। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, राइट। अब अगर किसी को ये सिम्टम आ रहे हैं और हमारे पास आया है एज अ डॉक्टर, हम उसको क्या देंगे, सो व्हाट मेडिसिन वी हैव टू गिव देम। तो लिखो, हिस्टामिन की वजह से हुआ है ना ये, तो हम एंटी हिस्टामिन देंगे। ठीक है, सो एंटी हिस्टामिन
एड्रीनालिन, ठीक है, एंटीहिस्टामिन हुआ, एड्रीनालिन हुआ, साथ में कुछ स्टेरॉइड्स, ये तीनों उतना अमाउंट में नहीं होता ना, तुरंत चाहिए होता है, तो ये क्विकली सप्रेस कर देते हैं द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी समझ में आई? तो एलर्जी क्या है? एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो जितना उसको रिस्पॉन्स नहीं करना था वो उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। डन। लिख लिया? लिख लो। हाँ, पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। डॉक्टर ना फिर जब कोई भी पेशेंट ऐसे डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अलग अलग एलर्जन से टेस्ट करके देखते हैं, फिर पता लगाते हैं कि एक्चुअली में एलर्जन कौन सा है, ताकि पेशेंट को बोला जा सके कि तुम पर्टिकुलर चीज से दूर रहो। और ज्यादातर जो बच्चे लाइक बहुत पैम्पर करके पाले हुए होते हैं, जिनका एक्सपोजर नहीं होता अलग अलग चीजों से, वो ज्यादा जल्दी एलर्जीज को डेवलप करते हैं एज कम्पेयर टू बाकी बच्चे जो बोलते हैं ना। दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। डन। क्या? कुछ जो जेनेटिक है वो ट्रांसफर हो सकती हैं, कुछ एक्वायर्ड वाली नहीं होती हैं। चलो, नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। क्या है ऑटो इम्यूनिटी? क्या समझते हो इस टर्म से? ऑटो का मतलब खुद के लिए। अब यहाँ पे देखो, मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है किसके अगेंस्ट? कोई भी बाहर से पैथोजन आया, उसकी बॉडी की सरफेस पे एंटीजन देखती है, उसको पता लगता है कि ये जो सेल है नॉन सेल्फ है, मेरी बॉडी की खुद की नहीं है, और क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी की वो कैपेबिलिटी कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में पहचान कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, वो क्या करती है? खो देती है। एक तो पहचान ही नहीं रही है कि कौन सी सेल्फ सेल और कौन सी नॉन सेल्फ सेल है, ऊपर से अटैक और कर रही है किसकी सेल्स पे? अपनी खुद की सेल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज, ऑटो इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स एंड स्टार्ट्स attacking यानी कि एक तो पहचान नहीं रहा और दूसरा क्या कर रहा है? अपने आप को ही खुद से ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो कॉज क्या हो सकता है इसका? व्हाट कुड बी द कॉज? ज्यादातर बोला जाता है जेनेटिक, और दूसरा अभी हम इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं, हम किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचे ही नहीं हैं। ठीक है, कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों बॉडी के अंदर वो कैपेबिलिटी चली जाती है और क्यों अपनी ही सेल्स पे अटैक करना वो स्टार्ट कर देती है। एक बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है। एक डिजीज का नाम मैं लिख देती हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून एआई डिजीज लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है, जो भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे सूजन आ जाती है, क्योंकि वहां पे खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो पूरे जॉइंट्स पॉइंट जो है वो सूज जाते हैं। तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। डन। लिख लो। लिख लिया? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लिख लिया विदांश? चलो,
अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आती मैंने कौन सा पढ़ाया था? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दोनों समझ में आया? वैक्सीनेशन क्या है कि हम वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी की बॉडी में, और वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसमें हम होल ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट्स या उसका डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? एलर्जी। एलर्जी क्या है? एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है ड्यू टू सर्टेन एलर्जेंस। ठीक है। और कुछ सिम्टम्स हमने उसके पढ़े, जैसे रनिंग नोज और आपका स्नेजिंग हो जाएगा, पानी आएगा आंखों में से, और कुछ उनके रिलीफ पड़े कि हम पेशेंट को क्या देना पसंद करेंगे, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स और ये सारी एंटी हिस्टामिन, ये सब हम देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑटोइम्यून डिजीज, जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो भूल जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, और वो स्टार्ट करता है अपनी ही सेल्स को अटैक करना, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। वन ऑफ द कॉज कैन बी द जेनेटिक डिसऑर्डर, और बाकी जो कॉजेज हैं उस पर हम अभी स्टडी कर रहे हैं। मे बी एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो इफेक्ट दी बॉडी। ठीक है। जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो आ रहे हैं किसी भी पेशेंट में। ठीक, समझ में आया? अब हम एक्चुअली में अपने इम्यून सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम में आता क्या क्या है। ठीक है। तो एक मैंने आपको वो पढ़ाया था, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में मैंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, कि स्किन भी एक तरीके की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है, म्यूकस भी प्रोवाइड करता है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, एचसीएल है स्टमक में, सब इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पर दो तरीके की इम्यूनिटी और होती है हमारी बॉडी में। एक होती है कौन सी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सुनते जाना। और दूसरी होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चों? इट इज ड्यू टू दी टी लिम्फोसाइट्स। और ह्यूमरल इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है और ये बी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। अब मेरी बात सुनो, ये जो बी लिम्फोसाइट होता है, इसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, या ये क्या प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटी बॉडी, और एंटीबॉडी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए और बी। ठीक है। तो दो तरीके की इम्यूनिटी है, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि हमें किससे मिलती है? टी लिम्फोसाइट से। ठीक है। दूसरी इम्यूनिटी कौन सी है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं वो एक्चुअली में कौन सी इम्यूनिटी है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो किसकी वजह से मिलती है? बी लिम्फोसाइट से। तो ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? क्या करती होंगी? इधर देखो, टी लिम्फोसाइट का फंक्शन समझने की कोशिश करो। सपोज करो ये कोई पैथोजन आया जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट इसको क्या कर लेगा? फेगोसाइटोसिस करके खा जाएगा। ठीक है। फेगोसाइटोसिस करेगा और टी लिम्फोसाइट इसको खा जाएगा। इसको खाने के बाद ये जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है? सुनो मेरी बात। इसको खाने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको अपने ऊपर बिछा लेता है। जैसे एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, मतलब पूरा डाइजेस्ट कर लिया और उन टुकड़ों को अपने ऊपर बिछा दिया इस तरीके से। और अब हम इसको बोलेंगे कि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, जैसे खाना परोसा जाता है ना प्लेट में, इस तरीके से टी लिम्फोसाइट ने अपने ऊपर सारे में एंटीजन लगा लिए। इसको अब हम क्या बोलेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको ए पी सी भी बोलते हैं। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसके ऊपर एंटीजन बने हैं वो किसके पास जाएगी? जिस जो एंटीबॉडी बना रही है किसके पास? बी लिम्फोसाइट के पास। और फिर ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये प्रेजेंट करेगी एंटीजन किसको? बी लिम्फोसाइट को। और फिर इन दोनों के बीच में जो भी फाइट होनी है वो होगी और आपका एक अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। समझ में आया? तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो हमें पता चला कि जो इम्यूनिटी है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो क्या तुम्हारा? टी लिम्फोसाइट, दो सेल्स इन्वॉल्व है, और दूसरी तुम्हारी बी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो जहां पे भी ये लिम्फोइड टिश्यू, सॉरी ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये बनती हैं, ठीक है, मेच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है, उसको हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बोलते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन। तो हेडिंग डालनी है लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिख लिया? डन। चलो।
अब हमें समझना है क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, इन लिम्फॉइड ऑर्गन की भी दो कैटेगरीज है, एक है तुम्हारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा है तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज द प्लेस जहां पे फॉर्मेशन, मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ lymphocytes अकर। क्या मतलब है कि जहां पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बन रही हैं, मेच्योर हो रही हैं और डिफरेंशिएट हो रही हैं, यानी कि अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही है, उसको हम कौन सा ऑर्गन बोलेंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, इंपॉर्टेंट है, बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है सारी की सारी कहाँ बनती है, बोन मैरो में। तो जो फॉर्मेशन होगा किसका, दोनों का, बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स का, वो कहाँ होगा, बोन मैरो में। तो बोन्स में, लॉन्ग बोन्स में, नहीं, लॉन्ग जो पार्ट होता है उसमें। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होता है आपका, बोन मैरो में। ठीक है, अब जो बी लिम्फोसाइट है वो बनती भी बोन मैरो में है और वो मेच्योर भी बोन मैरो में ही होती है, इस चीज को समझो। जो बी लिम्फोसाइट है, बी का मतलब बोन मैरो, बी का मतलब बी लिम्फोसाइट, इस तरीके से याद रखोगे। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो बनती भी बोन मैरो में है और मेच्योर भी कहाँ हो रही है, बोन मैरो में ही हो रही है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है उसकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, सारी ब्लड सेल्स की बोन मैरो में होती है तो इसकी भी बोन मैरो में हो रही है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो मेच्योर होती हैं इन थाइमस। नाम सुना है थाइमस का, हम्म, नहीं। तो अगर मान लो मैं ऐसे खड़ी हूं तो यहाँ पे एक मिडल में एक बोन है, इस बोन को बोलते हैं हम स्टर्नम। इस बोन को अगर हम हटा देंगे, ठीक है, इस बोन को अगर हमने हटाया तो हार्ट होगा, है ना, बीच में। तो हार्ट के जस्ट आगे और इस बोन के पीछे ये प्रेजेंट होता है थाइमस, जो कि एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब थाइमस के बारे में एक खास बात जो तुम लोगों को जाननी है बच्चों, कि जो थाइमस होता है इसका जो साइज होता है वो हर स्टेज में लाइफ की अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो छोटा बच्चा होता है जो पैदा हुआ है और वो डेवलप हो ही रहा है, तो उसका जो थाइमस होता है वो छोटा होता है। ठीक, आप समझना इम्यूनिटी का इससे कैसे लेना देना है। तो जो नया बच्चा, मतलब छोटा ही बच्चा जो पैदा हुआ है, उसका थाइमस जो होता है वो कैसा होता है, छोटा। धीरे 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 अडल्टहुड की तरफ जाते रहते हैं तो थाइमस का जो साइज है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। फिर जैसे ही इंसान बूढ़ा होना स्टार्ट होता रहता है, ये थाइमस जो है ये डीजेनरेट कर जाता है। अब थाइमस में क्या हो रहा है, टी लिम्फोसाइट मेच्योर हो रही हैं, तो जितना अच्छा खासा थाइमस का साइज होगा उतने ज्यादा टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होंगी, है ना। यानी कि जो अडल्ट होगा उसमें इम्यूनिटी ज्यादा होगी क्योंकि टी लिम्फोसाइट ज्यादा है। जो छोटे बच्चे होंगे उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स कम है क्योंकि अभी थाइमस उतना ग्रो नहीं किया है, तो उनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम होगी। और अगर हम ओल्ड की बात करें, ओल्ड एज में ये थाइमस जो है डिजेनरेट हो गया है, जिसकी वजह से वापस से टी लिम्फोसाइट कम, तो उनकी इम्यूनिटी कम। तो ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा एज के होते हैं, लाइक 23-24 ईयर्स वाले जो होते हैं एटलीस्ट, तो उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उनका थाइमस जो होता है उसने मैक्सिमम साइज को अटेन किया होता है। समझ में आया। हाँ ऋषभ, वेदांश, सुन रहे हो, पक्का। चलो, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, मैचुरेशन हो रही है, लेकिन एक्चुअली में फाइट कहाँ पे हो रही है भाई, एंटीजन और एंटीबॉडीज की, कहाँ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहाँ हो रही है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन या पैथोजन विद एंटीबॉडी। तो वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन कौन से हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? पहला है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है एब्डोमेन में, हमारे पेट में यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आरबीसी का नाम तो आपने सुना ही है कि एक तरीके की ब्लड सेल है ना, जो कि गैसेस को कैरी करती है। आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की। कितनी होती है? 120 डेज की। 120 डेज के बाद ये आरबीसी कहाँ जाती है? स्प्लीन में। और स्प्लीन में जाती है और फिर जो भी चीजें हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दूसरा, ब्लड ये फिल्टर भी करती है। किसका काम करती है? फिल्टर करेगी ब्लड को एंड एंटीजन को। सुनते जाना, इट फिल्टर ब्लड एंड एंटीजन। एंटीजन को इसने यहाँ पे फिल्टर कर लिया ना, अब जो एंटीबॉडीज हैं या जो भी सेल्स होंगी उनका यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। तो यही तो बोला था मैंने कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? इंटरैक्शन। एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरैक्शन होता है और उनमें फाइट होती है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में उनकी फॉर्मेशन होती है। समझ में आया? ऋषभ, आ रहा है समझ में? ठीक है। लिम्फ नहीं पता? अच्छा, देखो, कनेक्टिव टिश्यू की क्लास नहीं पढ़ी तुमने मुझसे? नहीं, मैंने बता दिया। कौन से बैच में? अच्छा, देखो, सपोज करो ये हर्ट है, ठीक है। ये हर्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो हर्ट से ब्लड हमारी बॉडी में जिसके थ्रू जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी, ठीक है। तो हर्ट जो है वो पंप कर रहा है ब्लड को, और जो पाइप, जो वेजल मेरी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ब्लड, वो कौन होगी? आर्टरी। अब ब्लड ने पंप, मतलब हार्ट ने पंप करके ब्लड को आर्टरी में दिया है, तो आर्टरी में अचानक से इतने सारे प्रेशर की वजह से जो ब्लड आया होगा, है ना, उसकी वजह से आर्टरी की वॉल एकदम ऐसे स्ट्रेच हो गई होगी, है ना। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आर्टरी की वॉल है वो रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए, इसीलिए जो आर्टरी की वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक, मोटी, ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके। लेकिन आर्टरी तो एक ही है, और हमारे पास कितने सारे सेल्स, कितने सारे टिश्यूज हैं। इसका मतलब इसको अगर ब्लड पहुंचाना है हर एक टिश्यू और हर एक सेल के पास, तो उसको अपनी ब्रांचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर्टरीज की ना फर्दर ब्रांचिंग होती है और इनकी वॉल भी पतली हो जाती है, क्योंकि अगर ब्रांच हो रहा है तो फिर प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं? जो ये वाली ब्रांच हुई है इसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल। इस आर्टरियोल की भी जो वॉल्स होती हैं अभी थोड़ी सी थिक ही हैं, इसके आसपास डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, कि सारे टिश्यूज को गैसेस नहीं जा सकती इससे। तो इसकी और भी पतली ब्रांचेस हो जाती हैं, बहुत पतली पतली, उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरी, इनके आसपास डिफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कैपिलरी की वॉल कैसी होती है? बहुत ज्यादा पतली। तो सपोज करो यहाँ पे कोई टिश्यू प्रेजेंट है जिसको ये सेट ऑफ कैपिलरी क्या सप्लाई कर रही है? न्यूट्रिएंट्स या ब्लड। तो पीछे से अगर हाई प्रेशर पे ब्लड आ रहा है तो चलो ब्लड इधर गया, इधर गया, इन कैपिलरीज में गया, कैपिलरी की वॉल पतली है, ब्लड पीछे प्रेशर से आ रहा है, तो सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड टिश्यू और कैपिलरी के बीच में भी आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा, है ना, क्योंकि पीछे से प्रेशर से आ रहा है ब्लड और कैपिलरी की वॉल एकदम पतली है, तो जो कुछ भी स्क्वीज आउट हो सकता है, बाहर की तरफ जा सकता है, वो निकल जाएगा ब्लड वेजल से। अब हम उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। अब होता क्या है लिम्फ में वही चीज आएगी जो कैपिलरी की वॉल को क्रॉस कर जाए। ऋषभ इधर देखो, कैपिलरी की वॉल को क्रॉस कर जाए तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? WBC का। अब क्योंकि लिम्फोसाइट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ WBCs ना, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जो लिम्फ है वो एक इम्यून सिस्टम में हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक, समझ में आया? डन। अब जैसे कि हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, सिमिलरली इस तरीके से हमारे पूरी बॉडी में क्या बिछे होते हैं? लिम्फ नोड्स। क्या बिछे होते हैं? लिम्फ नोड्स। और ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये क्या करते हैं? हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू बनाते हैं। तो सेकंड क्या है आपका? लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे बहुत सारा क्या इकट्ठा होता है? लिम्फ, ठीक है। अगर लिम्फ है तो लिम्फोसाइट्स होंगी और साथ ही साथ
लिम्फ में एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे इंटरैक्शन हो जाएगी किसकी, लिम्फ की, सॉरी एंटीजन की और एंटीबॉडी की। तो बन गया ये अपने आप में क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। समझ में आया। तीसरी चीज, पियर्स पैचेस। तो स्मॉल इंटेस्टीन में कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पियर्स पैचेस बोलते हैं, उसको भी हम किस में काउंट करते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक। उसके अलावा चौथा अपेंडिक्स, नाम सुना है अपेंडिक्स, खाना फंस जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, सुना है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टीन का एक पोर्शन ही है। वैसे इसका हमारी बॉडी में आज सच कोई काम नहीं होता, जो भी छोटा मोटा काम है वो क्या है उसका, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह। यानी यहाँ पे इंटरेक्शन होना है किसका, एंटीजन और एंटीबॉडीज का। समझ में आया। चलो उसके अलावा लिखो, जल्दी लिखो। ब्लड सेल्स ही नहीं बनेंगी। हम्म। ठीक है। हाँ, एक भी तो नहीं खैर, पर जरूरी तो है ही। जल्दी लिखो। लिख लिया। चलो, अपेंडिक्स हो गया। एक टिश्यू है, इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका माल्ट। माल्ट का मतलब क्या है, ये भी एक तरीके का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ही है, उसी के नीचे लिखोगे तुम। माल्ट का मतलब है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या मतलब है, म्यूकस से रिलेटेड जो लिम्फ वाला टिश्यू है उसको हम क्या बोल रहे हैं, माल्ट। और जो हमारा जितना भी सेकेंडरी आपका लिम्फोइड ऑर्गन है उसका मोर देन 50% तो यही बना देता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट फॉर्म्स 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। तो जो लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% अप्रोक्सीमेटली माल्ट ही बनाता है। ठीक। तो यहाँ पे आपका लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो खत्म। नेक्स्ट अब मुझे तुम्हें पढ़ाना है एड्स और कैंसर। ठीक है, दो चीजें हैं जो आज हमें करनी है। लिख लिया ऋषभ, लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिया। चलो, हेडिंग डालो बच्चों, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म पता है किसी को, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। डिजीज नहीं, यहाँ पे हम सिंड्रोम लिखेंगे। डेफिनेशन लिख रहे हैं ना पूरा। ठीक है, पहले तो हम इसके नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि एड्स बीमारी एक्चुअली में है क्या। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, वैक्सीन से मिली है, हमने उसको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया, ये कॉन्जेनाइटल, ये जेनेटिक नहीं है। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो हमें हमारी वजह से क्या मिली है, खुद की वजह से ही एड्स। ठीक। दूसरा, इम्यूनो डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, कि ऐसी बीमारी है एड्स जिसमें जो भी पर्सन है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सप्रेस। समझ में आया। सो इम्यूनिटी मैं यही लिख देती हूँ, क्या हो जाएगी, एकदम कम। ठीक। लास्ट ये जो वर्ड है सिंड्रोम, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। क्या मतलब है इसका, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स।
इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ही सिम्टम आ रहा हो, पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ सिम्टम है, यानी कि एड्स का कुछ भी सिम्टम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कोई भी ऐसा नॉर्मल बैक्टीरिया जिससे हम लोग अपने आप को नेचुरली डिफेंड कर लेते हैं, जिस पेशेंट को एड्स है उसका जो भी बॉडी है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर फंजाई, वायरस, पैथोजन किसी से भी क्या नहीं कर सकती, फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो गया, सप्रेस हो गया है। समझ में आया? तो उसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आने वाले हैं, बहुत सारा कलेक्शन होगा सिम्टम्स का, इसीलिए एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? किसकी वजह से होता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका एच आई वी। एच आई वी यानी कि क्या है इसकी फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इसका नाम देखो, ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन में इम्यून सिस्टम को या उसकी इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देता है, उसको कम कर देता है, तो ऐसे वायरस को हम बोल रहे हैं एचआईवी। और कौन सी बीमारी कर रहा है ये? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आया? वेदांश? ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको बताया है कि कोई भी वायरस होता है या तो उसके पास आरएनए होती है या तो उसके पास डीएनए होती है, दोनों चीजें नहीं होती हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए। इसके पास क्या होती है? आरएनए। ठीक। अब अगर इसके पास आरएनए है तो जरा पहले मैं इसकी स्टोरी समझाती हूँ तुमको, और फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगी इसके डायग्राम पे, इसकी पिक्चर पे, गूगल से हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले किसी की बॉडी में ये वायरस एंटर कर गया, एकदम से। ऐसा नहीं है कि आज ही वायरस गया और आज ही इसने तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। हमेशा इट विल टेक टाइम। ठीक है? तो जो टाइम होता है एंट्री ऑफ द वायरस से अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम तक, देखो जब तक हमें सिम्टम नहीं आएंगे हमें नहीं पता लगेगा हमारी बॉडी में हो क्या रहा है ना? तो जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा और जब पहला सिम्टम आएगा उसके बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उस इंक्यूबेशन पीरियड में जो वायरस है हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है? तो मेरी बॉडी में, मेरी में नहीं, चलो फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स पर्सन की बॉडी में वायरस एंटर कर गया। ठीक है? और वो सिम्टम दिखा रहा है, उसके बीच के टाइम को हम बोल रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का भी हो सकता है। ठीक है? डन। अब वो जो वायरस एंटर हुआ था उस वायरस ने करा क्या किसी की बॉडी में आके? तो एक तरीके की सेल्स होती हैं बच्चों, कौन सी सेल्स होती हैं? मैक्रोफाज। नाम सुना है? फाज का मतलब क्या है? जो फेगोसाइटोसिस करेंगी, वैसे ऐसा समझो इस चीज को। और मैक्रो का मतलब बड़ी सी सेल। तो डब्ल्यूबीसी की एक टाइप होती है मोनोसाइट्स, याद है? ये तो मैंने पढ़ाया है। बहुत सारी मोनोसाइट्स जुड़ के एक बहुत बड़ी सेल बना देती है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफाज। और ये सेल क्या करती है? कहीं पे भी कोई भी पैथोजन आया उसको सबसे पहले खाने के लिए ये भागती है। समझ में आया? अब यानी कि ये ऐसी सेल है जो क्या करेगी? मेरे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो सबसे पहले मैक्रोफेज जो है उस पर काम कर रही है। ठीक। अब जो हमारा एचआईवी वायरस है उसने क्या करा? इस मैक्रोफाज को किस तरीके से यूज किया? मैक्रोफाज के अंदर, चलो अब हम चलते हैं डायग्राम पे। लास्ट क्लास में देख रहे थे ना हम लोग। चलो इस चीज को देखो पहले, इससे तुम्हें पूरी की पूरी लाइफ साइकिल समझ में आएगी किसकी? आपके जो एचआईवी है। चलो इधर देखो, दिख रहा है सभी को अच्छे से? देखो, रेट्रोवायरस का मतलब कौन सा होता है? व्हाट इज रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस का मतलब ऐसा वायरस जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। तो ये रेट्रोवायरस कौन है आपका यहाँ पे? एचआईवी वायरस।
और ये जो बड़ी सी सेल है ये कौन सी सेल दिखाई गई है? मैक्रोफाज। किसकी मैक्रोफाज? जिसकी बॉडी के अंदर जो वायरस है वो एंटर करा है, ठीक है। तो क्योंकि जो HIV वायरस है वो एक रेट्रो वायरस ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर ये इस मैक्रोफेज में एंटर करेगा तो ये अपनी RNA इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पास RNA है। एक खास बात, जब भी कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरस के पास दो चीजें होती हैं। एक तो उसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, किसी भी वायरस के पास यही दो चीजें होती हैं। एक तो प्रोटीन का कोट होता है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन तो है नहीं इसके पास, सेल मेम्ब्रेन, तो जो भी कोट है वो किसका बना है? प्रोटीन का। दूसरा उसके पास क्या होता है? अपना जेनेटिक मटेरियल। बस इतना ही होता है वायरस का स्ट्रक्चर। वो बात अलग है कि प्रोटीन कोड के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पर इतना ही होता है किसका स्ट्रक्चर? वायरस का। ठीक। अब जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है किसी सेल को, वो प्रोटीन कोड को बाहर ही छोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन कोड का कोई काम ही नहीं है। काम किसका है? जेनेटिक मटीरियल का। ठीक। अब इधर देखो, ये रहा क्या? HIV वायरस। जब इसने इन्फेक्ट किया तो अपने प्रोटीन कोड को क्या कर दिया? बाहर छोड़ दिया, और किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? RNA को। तो लिखा है कि वायरल RNA जो है वो क्या हो गई है? बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है। अब सेंट्रल डॉगमा में एक चीज दिखाई थी मैंने कि हम RNA से DNA भी बना सकते हैं थ्रू दी एंजाइम ऑफ, कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद है? बताया था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? RNA से क्या बना देता है? DNA। तो सबसे पहले तो वायरस का जो RNA है वो इंट्रोड्यूस हुआ था मैक्रोफेज में। उस वायरस के RNA से क्या बना दिया गया? वायरल DNA। अब ये जो वायरल DNA है ये अपने आप तो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसको आगे ट्रांसक्रिप्शन करानी है तो याद करो पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। कहाँ से आएगा पॉलीमरेज? इसके पास तो है नहीं। लेकिन भाई मैक्रोफेज में अंदर यहाँ पे तो सब कुछ प्रेजेंट होगा। तो ये जो DNA है, ये DNA क्या करता है? जाता है न्यूक्लियस के अंदर और होस्ट के ही DNA में घुस जाता है जाके। समझ में आ रहा है? होस्ट के DNA में ही अपने आप को क्या कर लेता है? इंट्रोड्यूस कर लेता है। तो ये लिखा है कि वायरस का जो DNA है उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया खुद को किसमें? होस्ट के जीनोम में। अब वो उसी में ही है। ठीक। अब उसमें है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, उसकी ट्रांसलेशन भी होगी, और वायरस के क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। तो भाई वायरस को प्रोटीन्स ही तो चाहिए थे। खुद का RNA तो बना ही होगा और साथ ही साथ प्रोटीन्स भी बने होंगे। यानी कि जो वायरस है उसने क्या कर दिया? अपनी एक सेल से अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? पहली चीज। अब ये जो इतने सारे वायरस बन गए, वायरस के पार्टिकल्स बन गए वैसे वाले, ये अब किसके पास जाएंगे बेटा? पहले तो ये मैक्रोफेज के पास थे एड्स में, अब ये किसके पास जाएंगे? अब ये जाके उनका नंबर कम करेंगे। किसका? टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट कम, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कम, आपकी एंटीबॉडीज भी नहीं बन रही हैं। तो ओवरऑल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी गई, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी गई, पेशेंट की इम्यूनिटी गई। यानी कि उसने एक ऐसा वायरस को एक्वायर कर लिया जिसने उसकी इम्यूनिटी को पूरा का पूरा क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। इसको हम बोल रहे हैं एड्स। समझ में आया? किस तरीके की फंक्शनिंग करी है? पहले वायरस इंट्रोड्यूस हुआ, घुसते ही वायरस ने उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी सिम्टम्स देना स्टार्ट नहीं किया। कुछ टाइम था जब वो मल्टीप्लाई कर रहा था, उसको हम बोल रहे थे क्या? इंक्यूबेशन पीरियड, जब तक सिम्टम्स नहीं आए। ठीक है। अब सिम्टम्स मैंने बताया कुछ भी सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक। इट डिपेंड्स कि किस तरीके के पैथोजेंस हो उसकी बॉडी एनकाउंटर हो रही है पेशेंट की। ठीक। अब वो जो वायरस है उसने अपना प्रोटीन कोड बाहर छोड़ा, अपना RNA मैक्रोफेज में इंट्रोड्यूस कर दिया। मैक्रोफेज में उस RNA ने जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से DNA बना लिया। वो DNA होस्ट के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। वहां पे अपना RNA भी बनाया और प्रोटीन कोड भी बनाया और बहुत सारे जो भी वायरस हैं वायरस पार्टिकल्स बने। और फिर मैक्रोफेज से निकल के उन्होंने क्या करा? टी लिम्फोसाइट पर अटैक किया और उनका नंबर कम किया, और उनके नंबर कम होते ही क्या हो जाएगा बेटा? इम्यूनिटी कम हो जाएगी। समझ में आया? अब व्हाट आर द कॉज ऑफ एड्स, इसकी फोटो मैं भेजूंगी, इसको नोट्स में से पढ़ना है आपने। ठीक है, ये मैं बना नहीं रही। समझ में तो आया है? बिल्कुल होता है। सब कुछ से बच के अगर ये सब हो जाए तो। हम्म। मैक्रोफेज का काम ही फेगोसाइटोसिस करना होता है, उसने वायरस को फेगोसाइटोसिस करने के लिए ही इनगल्फ किया था।
होता है, लेकिन देखो हमारी बॉडी अपनी तरफ से एफर्ट डालती है कि कोई भी इन्फेक्शन हमें ना हो, पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम उससे compete नहीं कर पा रहा है या वो हमारे पे भारी पड़ता है तो हमें इन्फेक्शन हो ही जाता है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस, HIV वायरस कौन सी सेल का नंबर कम कर देता है, तो क्या लिखोगे? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वैसे टी हेल्पर सेल्स होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वो किस में एंटर करके रेप्लिकेट करता है, तो इट इज द मैक्रोफेज। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो बच्चों, कॉज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द कॉज ऑफ एड्स, ठीक है, तो यहीं पे बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ एड्स, बताओ, सोचो। कॉज, कॉज मतलब एड्स क्यों हो रहा है किसी को? देखो, जो एड्स होता है ना, ज्यादातर वो स्प्रेड होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। एक चीज यहाँ लिख रही हूँ मैं कि जो एड्स होता है, इट स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड। बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एड्स जो है वो एक से दूसरे तक जा रहा है, ये टच से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पेशेंट को अगर एड्स है तो उससे बिल्कुल दूरियां बना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेयर टच से नहीं स्प्रेड होता। इसको स्प्रेड होने के लिए क्या चाहिए कि बॉडी फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट में आए हों। कॉज क्या हो सकता है, देखो, कैन बी वन ऑफ द कॉज कि पुअर अगर मॉनिटरिंग की गई है। देखो, सबसे पहली बात तो जो मल्टीपल सिरिंजेस यूज करते हैं, जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, सेम सिरिंज से ड्रग्स लिया, किसी की बॉडी के अंदर अगर एड्स है तो उसकी फ्लूइड के कांटेक्ट में वो सिरिंज आई होगी और आपने अपने फ्लूइड के कांटेक्ट में भी उस सिरिंज को लिया है। ठीक है, सो वन ऑफ द कॉज कैन बी द इन्फेक्टेड सिरिंज। तभी आपने देखा होगा कि कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो हमेशा एक स्टेराइल सिरिंज सिरिंज निकालते हैं, जो भी यूज करिए सिरिंज उसको तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना, क्योंकि एक सिरिंज को दूसरे पेशेंट पे हम यूज नहीं करते हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स में ये ज्यादा देखा जाता है जो कि इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं। दूसरा होता क्या है, इन्फेक्टेड सिरिंज के अलावा आप शेयर कर रहे हो कॉमन नीडल। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो शेयर कर लेते हैं कॉमन नीडल्स, तो कॉमन नीडल्स की वजह से भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी मदर को क्या है, एड्स है, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो किस पे जा सकता है, बेबी में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से भी जा सकता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए और किसी को एड्स है तो ये बहुत आराम से स्प्रेड हो सकता है। ठीक, डन। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं। नहीं, वैसे तो नहीं, ज्यादातर ब्लड ही होता है वैसे, पर हाँ अगर किसी को है तो बिल्कुल फ्लूइड कांटेक्ट में ना आने दो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यही होनी चाहिए कि स्टेराइल सिरिंज यूज करो, कॉमन नीडल यूज मत करो, और जो भी इन्फेक्टेड मदर है उसका खास ध्यान रखा जाए, डॉक्टर की कंसल्टेंसी में रहे वो, ताकि जो भी स्प्रेड है वो मतलब आगे ना जाए बेबी तक, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें प्रोटेक्शन का यूज करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं। ठीक, अब उसके अलावा बच्चों दो हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, देखो, एक सेकेंड, नाको और एनजीओज। ये नाको का क्या मतलब है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, लिखो इसको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, नैकोस और एनजीओ, इन्होंने और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ, दे हैव स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, दे हैव स्टार्टेड a number of programs along with WHO, WHO पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। अगर बच्चों मैं तुम्हें एड्स की हिस्ट्री बताऊं तो एड्स को सबसे पहली बार 1981 में देखा गया था, ठीक है। तो एड्स जो था, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, और तब सिर्फ एक ही केस था। और अब जितने भी साल हो गए हैं, इतने सालों में ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और कम से कम 25 मिलियन पर्सन जो है इस पर्टिकुलर डिजीज से मर भी चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मैं एड्स को, चलो किसी को, पेशेंट को एड्स हो गया, तो अब मैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करूं, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, कैसे कर सकती हूँ। अब देखो, बैक्टीरिया तो है नहीं है जो मैं इसको एंटीबायोटिक दूंगी, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी इसको, एंटीवायरल ड्रग। पर वो जो एंटीवायरल ड्रग है बच्चों, वो क्या कर सकती है, सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, किसी पेशेंट को मरने से वो नहीं रोक सकती, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा एड्स जितना मुझे पढ़ाना था मेरी तरफ से डन हो गया है, बाकी नोट्स में से आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक। लास्ट टॉपिक आज का, कैंसर। लास्ट टॉपिक है आज का, कैंसर। तो नहीं नहीं, सिर्फ एक बेसिक कि कैंसर होता क्या है, सिर्फ इतना ही। तो अगर हम बात करें कि हर साल काफी लोग मरते हैं कैंसर से, ये तो हमें वैसे भी पता ही है। तो कैंसर जो है, इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है कि क्यों किसी को कैंसर हो रहा है, क्या क्या कॉजेज उसके हो सकते हैं, अगर किसी को कैंसर हो गया तो हम किस तरीके से डायग्नोज करेंगे और क्या हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो ये सारी चीजें हमें एक बार देखनी है, ठीक है। तो मैं बेसिक तुम्हें समझा रही हूँ, बाकी मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उसमें से तुम्हें पढ़ना है। एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेल किसी दूसरे के सेल में कॉन्टैक्ट में आ गई, एक सेल डिवाइड हुई, वो दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी, तो वो अपने आप को डिवाइड करना रोक देगी। समझ में आया। एक सेल डिवाइड हुई, दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आई, उसको पता है कि मेरे बराबर में एक सेल है, तो फिर वो क्या नहीं कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो अगर मैं बात करूं कैंसर सेल्स की, तो उसकी ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म। उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्या, कि उसके बराबर में कोई सेल आ रही है, कोई सेल नहीं आ रही है। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ कि जो नॉर्मल सेल्स हैं, सेल्स शो contact inhibition, but this property is not shown by cancer cells, ठीक है, which leads to the uncontrolled growth। समझ में आया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, cancer cells lose this property which leads to the uncontrolled growth ऑफ दी सेल। तो कोई पूछे कि कैसे हो रहा है कैंसर, कि भाई ये जो बेसिकली सेल्स थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी उनकी छूट गई, वो कैसे छूटी, उसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है। बट हमें ये पता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती है उनके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। जैसे ही वो किसी नॉर्मल सेल के कॉन्टैक्ट में आती हैं दूसरी के, वो अपनी डिवीजन स्टॉप कर देती हैं। पर कैंसर सेल में वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक क्लस्टर ऑफ सेल बन जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूमर। क्या बोलते हैं, मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूमर। तो इस ग्रोथ की वजह से leads to the formation of mass of cell known as ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर तो समझते हो।
हाँ वही ट्यूमर बनाएंगी, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है ना बच्चों, ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। यहाँ लिखती हूँ मैं, जो ट्यूमर होता है एक हो सकता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब बिनाइन ट्यूमर जो है जहाँ पे हो गया, ठीक है, उसी जगह पे लोकलाइज रहेगा, मतलब उस जगह को छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। तो बिनाइन ट्यूमर के ऊपर एक पूरी मेम्ब्रेन जैसी आ जाती है, जिससे वो सारी सेल्स जो होती है वो इकट्ठी रहती है, वो कहीं नहीं मूव करेगी उसकी एक सिंगल सेल भी। तो थोड़ा सा कम नुकसान पहुंच रहा है बॉडी को, है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे ही है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल्स हैं वो सेल्स अगर वहां से हटी और ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू या किसी भी तरीके से वो बॉडी के किसी और हिस्से पे पहुंची और उसने अगर अपने आप को वहां पे लॉन्च कर लिया, तो वो क्या बनाना स्टार्ट कर देंगी, वहां पे नया कैंसर बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है कि जहां पे भी जाएंगी वहां अपने आप को लॉन्च कर लेंगी और नया ट्यूमर बनाना क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी। कैंसर सेल्स कैसे बनते हैं, देखो दो तीन कॉज हो सकते हैं। कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सेल्स में, ठीक है, वो जो जीन्स होते हैं ऑन्को जीन्स, ठीक। वो ऑन्को जीन्स अगर एक्टिवेट हो गए तो नॉर्मली प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पर किसी रीजन से वो एक्टिव हो गए यूवी रेडिएशन से या किसी भी चीज से, तो कैंसर सेल बन जाती है, तो वही अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई वायरस का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ होता है, तो वो वायरस जो है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है ऐसा जीन जो क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। और हार्मफुल रेडिएशन से भी क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। सो दीज, तो वो एक ही सेल बार बार डिवाइड होगी ना मल्टीपल टाइम्स, है ना, तो वो ही तो कैंसर बनाएंगी। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें कॉजेज भी बता दिए, कॉजेज क्या है कि कुछ तो ये लिख लिया, समझ में आया। बिनाइन मैलिग्नेंट की डेफिनेशन जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगी नोट्स में प्रॉपर। ऋषभ लिखो, जल्दी लिखो। जो नॉर्मल, नहीं नहीं, वो प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा सेल डिवीजन का। नहीं रुकेगा ना, कैंसर सेल तो नहीं रुकती है ना। हाँ नॉर्मल सेल, नहीं पूरा डिवाइड होने के बाद, टोटल डिवाइड होने के बाद नहीं, पूरी डिवीजन होगी फिर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, कॉजेज ऑफ कैंसर। तो कैंसर के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में, वो तीन एजेंट्स के थ्रू हो सकता है। इट कैन बी द फिजिकल एजेंट, it can be the chemical agent और it can be the biological agent। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में, it can be caused by all three agents, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल एजेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, रेडिएशंस, जैसे एग्जांपल एक्सरे, गामा रेज, तो ये जो सारी रेज होती हैं, यूवी रेज हो गई, यूवी रेज भी डीएनए डैमेज करती है ना, तो वो सारी किस में आ जाएंगी, आपके फिजिकल में। केमिकल्स का क्या मतलब होता है कि कुछ केमिकल्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि टोबैको स्मोक से लंग कैंसर होता है, सुना है ना, तो वो किस में आ गए, केमिकल में। फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक कैन कॉज, क्या कॉज कर सकता है वो, लंग कैंसर, तो ये किस में आ गया, आपका केमिकल कॉज में। देन आते हैं आपके कौन से कॉज बच्चों, बायोलॉजिकल। तो अभी मैंने बताया कि कुछ वायरसेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं,
जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ जो भी जीन्स होते हैं वो हमारे डीएनए में पहले से ही होते हैं, जो अगर एक्टिवेट हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं। तो वो दोनों किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सम कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरस, ये करा सकते हैं। और दूसरा, सर्टेन जीन्स जो होते हैं, सेवरल जीन्स जिनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, कैन एक्टिवेट एंड कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसर। ठीक है, तो ये बेसिक है। और ये जो भी चीजें हैं बेसिकली, ये जो एजेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या है, एजेंट्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो टोबैको क्या हो गया, एक तरीके का कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर कॉजिंग। समझ में आया? हम्म। कहाँ पे, कहाँ पे, सम कैंसर, ये क्या लिखा है, अच्छा कार्सिनोजेंस लिख रही थी, सॉरी सॉरी, रुको। कार्सिनोजेंस यानी एजेंट्स। ठीक। अब आता है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। देखो, क्या कर सकते हैं हम, कैंसर का मतलब कि पूरा का पूरा सेल का एक क्लस्टर बन गया है, तो वहां से टिश्यू निकाला, उस टिश्यू की स्टडी करी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। और अगर उसमें कुछ पैथोलॉजी आ रही है तो क्या बोलेंगे हम उसको, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो सबसे पहले आपने बायोप्सी किया, बायोप्सी से वहां से थोड़ा सा टिश्यू लिया, है ना, और फिर उसकी क्या करी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। या फिर आपको अगर और ट्रीटमेंट मतलब और पता लगाना है तो आप कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई। इन सब से आप कैंसर को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद कुछ कुछ लाइक कैंसर के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनेंगी, तो जो एंटीबॉडीज बनी है अगेंस्ट कैंसर सेल्स, उसको भी आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, एंटीबॉडी अगेंस्ट डिफरेंट कैंसर सेल्स। ये सब किस में हेल्प करेगा बच्चों, आपके डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में। और एक बार आपको पता लग गया कि सच में कैंसर है, तो फिर आप किसी पर्सन की हेल्प कैसे करोगे भाई, उसको ट्रीटमेंट दोगे। तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं कैंसर के, बताओ। सुना होगा आपने, सर्जरी कर सकते हैं हम, है ना। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कैंसर के। बहुत बढ़िया। देखो, एक तो सर्जरी कर सकते हैं कि जो भी ट्यूमर है या ट्यूमर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड जो पार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया। हाँ, जो मैलिग्नेंट, जो बहुत ज्यादा नहीं फैला है उसको हम सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, दूसरी एक थेरेपी होती है, आपने सबने सुना होगा, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में बच्चों हम क्या करते हैं, देखो, कैंसर सेल्स को हम रेडिएशंस देके उसको किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि उसके आसपास की जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको हम सेव कर लें, यानी उसको हम डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तीसरा, हम और क्या दे सकते हैं पेशेंट को, इम्यूनो थेरेपी। तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उसको इम्यूनोथेरेपी देके। समझ में आया?
उसके अलावा एक और चीज होती है बच्चों, ये भी सबने सुना है, कीमोथेरेपी, कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो पेशेंट की बॉडी में चढ़ा दिए जाते हैं जो कि टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं, किसके लिए? कैंसर सेल्स के लिए। तो चौथा क्या है आपका? कीमोथेरेपी। हाँ। अब ये जो कीमोथेरेपी है या जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा ना पेनफुल होता है, मतलब बीमारी तो पेनफुल है ही है, साथ में जो भी ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि हेयर लॉस होता है, अनीमिया होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट को होती हैं, बहुत पेन जो है उसको सहना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है ये और भी ज़्यादा क्या हो जाती है? बेकार और खतरनाक हो जाती है। ठीक। डन। तो मेरी तरफ से बच्चों ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसके नोट्स तुम्हें 1 से 2 दिन में मिलेंगे और उसमें से इसको तुम्हें रिवाइज करना है। और कुछ पूछना है तो पूछो। सब समझ में आया? पक्का? चलो।